तो हेलो फ्रेंड। तो हम लोगों का फिर से जो सीरीज़ है आपका है कंटिन्यू है। और इस सीरीज़ में जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज़ में हम मिक्स टाइप के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो डेली आपका 1 पीएम पे आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जेई का हो या एई का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो सेशन है। तो आप जो है इस चैनल के साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो और कंटेंट अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने पहले जो है हमारे साइट पे भी विजिट करिएगा, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर हो, वहाँ पे भी जो है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू आपका चलता है। तो पावर एमसीक्यू 50 के वे में जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे जो है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू के जो है वहाँ पे भी आपका चलता है। तो और यहाँ पे भी आपका जो यूट्यूब पे भी है, यहाँ पे भी आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपका कंटिन्यू है। तो साइट पे जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। जो यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पे इस सीरीज में कुछ अलग सीखने को मिलेगा। मीन्स क्वेश्चन एक तरीके से मैच नहीं करेगा। जो साइट पे क्वेश्चन होगा वो आपका वीडियो पे नहीं होगा, जो वीडियो में होगा वो आपका साइट पे नहीं होगा। ठीक है, तो जो जहाँ पे भी आप टाइम देते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो टाइम का पूरा एक तरीके से यूटिलाइज होगा, आपका कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कैप्सूल सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, इजिली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका माइक्रो कंट्रोलर से है। तो जैसा कि पता है कि बहुत सारे एग्जाम है, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे आरबीनर हो, चाहे और भी जितने भी एग्जाम है, आपके माइक्रो प्रोसेसर से और माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जा रहा है अभी। तो आपको जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आप जो है इस टॉपिक को भी जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है कैन हैंडल द कितना इंटरप्ट आप सोर्स को है वो हैंडल करता है। तो ये जो होता है टोटल 5 जो है इंटरप्ट को, 5 जो है आपका इंटरप्ट हैंड जो है 5 जो इंटरप्ट सोर्स को हैंडल करता है आपका, जिसमें आपके जो इंटरप्ट सोर्स हैं आपके जो इंटरप्ट सोर्स है आपके 5 टाइप के होते हैं। और इनका अगर इंटरप्ट बीट या फ्लैग भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहला हमारे पास होता है आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 होता है, जिसे हम लोग जो है INT 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा टाइमर इंटरप्ट। टाइमर इंटरप्ट होता है आपका 0, जिसे हम लोग TF 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आपका होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है आपका। तीसरा जो होता है आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 होता है, जिसे हम लोग INT से रिप्रेजेंट करते हैं। INT 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोर्थ है आपका ये होता है आपका टाइमर इंटरप्ट 1 होता है आपका, जिसे हम लोग TF 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो होता है हमारा सीरियल इंटरप्ट होता है, जिसे हम लोग जो है TI से या फिर RI से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हुआ हमारा जो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका जो हैंडल करता है 5 इंटरप्ट सोर्स को, वो हैंडल करता है आपका। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, कभी कभी इस तरीके से भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, क्या क्या आपको यहाँ से डाटा याद रखना है। तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये इजिली आपका जो डिज़ाइन हुआ था 1981 में। ठीक है, इंटेल के द्वारा जो है ये आपका डिज़ाइन किया गया था। ये जो होता है आपका 8 बिट का
माइक्रो कंट्रोलर है आपका, ठीक है। ये 8 बीट का माइक्रो कंट्रोलर है, और ये जो होता है आपका यन चैनल सिलिकॉन गेट एस मॉसफेट पर क्या करता है आपका, ये वर्क करता है, ठीक है। जिसमें आपका 40 पिन होता है विथ ड्यूअल इनलाइस पैकेज, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे इसमें जो सीरियल की जो पोर्ट होते हैं वो आपके 1 होता है, ठीक है, जो आपका लो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें डाटा रजिस्टर की संख्या कितनी होती है, और डाटा रजिस्टर देखो, इसमें वन लाइनर के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका। 8051 में जो है डाटा रजिस्टर की संख्या कितनी होती है आपका, 32 होता है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स मैंने बता ही दिया है, 5 होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टाइमर और काउंटर कितना होता है आपका, इसमें टाइमर और काउंटर आपका होता है 2, ठीक है। इसका जो रोम होता है वो आपका कितने केबी का होता है, 4 केबी का रोम होता है, जो इस प्रोग्राम को स्टोर करता है आपका, ठीक है। और जो रैम होता है वो आपका 128 बाइट का होता है। जो रोम होता है वो क्या करता है, एक तरीके से स्टोर प्रोग्राम ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टोर प्रोग्राम को क्या करता है, ये स्टोर करता है ना। और 122 बिट जो आपका रैम है, ये आपका क्या किस चीज को स्टोर करता है, स्टोर डाटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं देखो हर एक चीज आपके पास रखता हूँ कि यार कौन सा क्वेश्चन बना है, कहाँ से बन सकता है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने इसीलिए रखता हूँ ताकि आपका तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रैम को आपको याद रखना है कि रैम जो होता है वो 4 किलो बाइट्स का होता है, और ये आपका जो प्रोग्राम को स्टोर करता है ना, और जो रैम होता है ये आपका डाटा को स्टोर करता है। तो बस छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, तो बहुत लोग इसमें जो है आपके मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। और इसमें जो होता है आपका डाटा रजिस्टर हुआ, जनरल पर्पज रजिस्टर, जो ये जितने भी देखो 32 जनरल पर्पज रजिस्टर या डाटा रजिस्टर यूज होते हैं ना, जो प्रत्येक कितने बिट के होते हैं, प्रत्येक 8 बिट के होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, प्रत्येक 8 बिट के होते हैं। और यहाँ पे जो है आपका 8 बिट का जो है इसमें डाटा बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है आपका, बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है। और 16 बिट का याद रखिएगा, 16 बिट का जो है यूनी डायरेक्शनल होता है हमारा, यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इंटरप्ट सोर्स मैंने 5 आपका हो गया, बाकी वही है आपका, ठीक है। बाकी मैथ फ्लैग भी देखो पूछा जाता है आपका, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैथ फ्लैग जो होता है आपका इसमें मैथ फ्लैग होता है आपका, टोटल 4 मैथ फ्लैग होते हैं आपके। अगर हम बात करते हैं, पहला होता है हमारा क्वेरी मैथ फ्लैग, सेकेंड होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी, फिर आपका होता है ओवरफ्लो, फिर आपका होता है पैरिटी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर से बेसिक आपको इतना आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 8051 का है, बाकी 80 85 और 80 86 से भी क्वेश्चन आपकी पूछे जाते हैं, तो इजिली उन सबको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जितना भी देखो मैंने एक तरीके से जो वन लाइनर के फॉर्म में जितना भी ये आपके पास जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक तरीके से इसे वन लीनियर के फॉर्म में आप रख सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। तो 8051 क्वेश्चन आपका 5 इंटरप्ट सोर्स को हैंडल करता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो दिया गया है कि द बोर्ड ऑन विच एनर्जी मीटर कट आउट न्यूट्रल लिंक आर इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी बोर्ड यूज करते हैं ना, जिसमें आपका एनर्जी मीटर हो, कट आउट हो, आपका न्यूट्रल लिंक जो भी इंस्टॉल करते हैं ना,
उस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं सर्विस बोर्ड आपका, ठीक है। तो ये आपका एमईडी से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मेन स्विच बोर्ड की हम बात करते हैं ना, तो मेन स्विच बोर्ड जो होता है इसमें इलेक्ट्रोटेक्निकल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, लाइक रिसीविंग, मेजरिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोटेक्ट करते हैं ओवरलोड शॉर्ट सर्किट सबूत से, तो वो सारे हम जो है मेन बोर्ड स्विच पे इंस्टॉल करते हैं। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपको इजीली पता है कि जो कंज्यूमर टर्म जो बिल्डिंग पे सप्लाई करते हैं कंज्यूमर टर्मिनल के बिल्डिंग के क्रॉस, तो वहाँ पे जो होता है लाइट प्लग हुआ, ये सब जो जनरल एसेसरीज जो ऐड करते हैं ना, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है आपका इजिली। तो ये चीज़ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, डिटरमाइन द चार्जिंग करंट आपको बताना है। 50 हर्ट्ज का मान लो कोई सिंगल कंडक्टर है जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका वोल्टेज टू ग्राउंड वोल्टेज जो है 500 kV है, और कैपेसिटेंस जो है पर फेज यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज ग्राउंड 2 नैनो फैरेड पर किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग करंट आपको बताना है ना। तो जैसे कि आपको पता है यार, फेरेंटी इफेक्ट हुआ, स्किन इफेक्ट हुआ, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इजीली आपका छोटा सा न्यूमेरिकल भी यहाँ पे ज़्यादा चांस रहता है आने का, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा ही है आपका। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है ना, जो चार्जिंग करंट होता है वो आपका वोल्टेज ओमेगा इंटू कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है आपका। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ हो जाता है ना। बस इजी में रखना है हमें। चार्जिंग करंट निकालने के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, 500 kV है ना, तो 500 रख लेंगे हम लोग। तो kV है तो नॉर्मल बदल लीजिएगा, 500 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। फिर आपका 2 पाई एफ हो जाएगा ना, 2 पाई हो जाएगा एफ आपका फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस आपका दिया है 2 नैनो फैरड पर किलोमीटर में ही चाहिए, तो 2 गुणे 10⁻⁹ ही करिएगा, ये किलोमीटर में चाहिए। ये वोल्टेज आप बदल लीजिएगा। यहाँ से जब चार्जिंग करंट कैलकुलेट करिएगा ना, तो ये आपका 0.1 पाई एम्पियर आपका बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया ना कि जो प्रदूषित हुआ, ठीक है, प्रदूषित या फिर जितने भी तटीय क्षेत्रों से गुजरने वाली जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है ना, उसके टाइम जो है रख रखाव यानी सर्दी शुरू होने से पहले, ठीक है, तो उसमें कितनी बार मतलब उसको जो है पूरा वो जितने भी मेंटेनेंस कितनी बार करना चाहिए। तो ये आपका एक बार कर लो बहुत है, ठीक है, साल भर में एक बार, ठीक है। जितना भी आप जो भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है, मान लो अगर ठंडी स्टार्ट होने वाला है, तो पॉल्यूटेड एरिया है या फिर तटीय क्षेत्र है ना, वहाँ से अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, और ठंडी के टाइम क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा शीत हुआ, कुहेसा हुआ, ये सब जितने भी पानी होते हैं ना, वो आपके जो इंसुलेटर होता है वहाँ पे आने के चांसेस होते हैं ना ब्रेकडाउन के, और लो एलजी फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं ना। इसलिए हमें एक बार जो है उसे सर्दी शुरू होने से पहले उसे रख रखाव यानी मेंटेनेंस कर देना होता है हमें, ठीक है। तो ये एक बार हुआ। इसी तरीके से देखो, अगर यही सीरीज अगर आप नेक्स्ट लेवल पर एमसीक्यू सीरीज पूरा देखे होगे, तो देखो वहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर से मेंटेनेंस की भी बात की थी कि कंजर्वेटर टैंक ऑयल और सिलिका जेल, इन सबों का हम लोग मेंटेनेंस कितने साल पे कौन कब करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, तो उसको आप अच्छे से नोट किए होंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, इन विच टर्मिनोलॉजी इज द रिप्चर कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज इन एक्सप्रेस। फ्यूज की रिप्चर कैपेसिटी को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्चर जो कैपेसिटी होती है ना, जो रिप्चर कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज मीन दैट मैक्सिमम पावर ए सर्किट breaker can interrupt under a fault.
ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्चर कैपेसिटीज होता है ना फ्यूज का मीन्स ये मैक्सिमम पावर होता है सर्किट ब्रेकर का, जो आपका फॉल्ट कंडीशन में इंटरप्ट करने की कैपेबिलिटी को हैंडल करता है आपका, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, मेगा वोल्ट एम्पियर में हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब करते हैं आपका। ठीक है। और नॉर्मली देखो HRC फ्यूज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। HRC फ्यूज जो होता है हाई, HRC फ्यूज के लिए जो आपका होता है ना, ये आपका हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, तो ये होता है लगभग 3000 एम्पियर से भी ज़्यादा के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं HRC फ्यूज को। ठीक है। तो मेगा वोल्ट एम्पियर में इस कैपेसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से देखो सर्किट ब्रेकर में आपका एक होता है ब्रेकिंग और एक होता है आपका मेकिंग। तो सर्किट ब्रेकर में जो होता है ना आपका, ब्रेकिंग की कैपेसिटी को हम लोग RMS से डिनोट करते हैं। और सर्किट ब्रेकर में मतलब ब्रेकिंग का मतलब तोड़ने की क्षमता, मान लो फॉल्ट कंडीशन हुआ तो जो अपने इनिशियल पॉइंट पे जो भी टाइम उसका हो, ठीक है, चाहे 1 साइकिल हो पर हाफ साइकिल, उसकी कैपेबिलिटी जो होती है ना उसको ब्रेक कर दे तो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होता है RMS से डिनोट करते हैं ना। मेकिंग कैपेसिटी जो होता है आपका जोड़न क्षमता, ये जो होता है आपका पीक पे डिपेंड किया मतलब होता है आपका। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जो सर्किट ब्रेकर की हम डिजाइनिंग करते हैं ना, वो ट्रिपल एल फॉल्ट पे आपका डिजाइन किया जाता है। तो ये सब वन लीनियर क्वेश्चन होता है आपका, कहीं ना कहीं उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से भी पूछ नहीं लेता है, पूछा भी गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ठीक है, द फ्यूल मोस्टली यूज इन बॉयलर। ठीक है, बॉयलर जब हम बॉयलर में सबसे ज़्यादा मोस्टली फ्यूल कौन सा ईंधन हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा हम देखो बिटुमिनस कोयला ही यूज़ करते हैं ना, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी होती है, बस रीज़न यही है इसका, सुपीरियर जो है इसकी क्वालिटी होने की वजह से हम इसी टाइप के जो कोयला है बॉयलर में यूज करते हैं हम लोग। 3 टाइप का कोयला यूज मेनली होता है, एक होता है आपका लिंगाइट कोयला और आपका बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। तो यहाँ से देखो कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी जो लिंगाइट कोयला होता है ना, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है लगभग 5000 किलो कैलोरी पर केजी होता है आपका, और इसका लगभग 7600 किलो कैलोरी पर केजी होता है, और इसका लगभग 8500 के आसपास होता है किलो कैलोरी पर केजी। ये आपका जो है कैलोरीफिक वैल्यू को पूछता है कभी कभी। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू को पूछता है आपका। कैलोरीफिक वैल्यू को के साथ साथ जो होता है आपका ये क्या बोलते हैं, कार्बन के कंटेंट। ठीक है, कार्बन के, और जो आपका राख होता है ना, जिसे एस बोलते हैं, जो राख, इसकी भाई क्वांटिटी को क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, तो कार्बन का जो परसेंटेज होता है ना, वो इसमें 67% होता है लिंगाइट कोयला में, और इसमें होता है आपका 83% और इसमें होता है आपका 90%। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना कि किस टाइप के कोयले में जो कार्बन का जो कंटेंट होते हैं वो सबसे कम होंगे, या फिर ये पूछ लेगा किसमें ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा के लिए हमें 90 किस में होगा आपका एंथ्रासाइट कोयला में, और कम किस में होगा 67, वो आपका लिंगाइट कोयला में होगा। ठीक है, इस तरीके से कार्बन के कंटेंट पूछ लेता है, और इसी तरीके से एस के कंटेंट मतलब जो राख की मात्रा होती है ना, उसमें पूछ लेता है कि सबसे राख की मात्रा सबसे कम किस में होगी और सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो लिंगाइट कोयला में सबसे ज़्यादा होती है 8%। ठीक है, बिटुमिनस में कितना होता है 6.5%, और आपका एंथ्रासाइट कोयला में कितना होता है आपका 5%। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, ये दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सबसे एक तो कैलोरीफिक वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन के कंटेंट आपको याद रखना है, और जो राख की मात्रा होती है एस कंटेंट जो होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, और इसमें भी कौन कम है कौन ज़्यादा है ये आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, तो लिंगाइट कोयला जो होता है ना, ये हाईएस्ट एस कंटेंट कोयला होता है, जिसमें आज 8% देख रहे हो आप राख की जो मात्रा। तो इस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और बिटुमिनस कोयला सुपर क्वालिटी होता है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं बस। बाकी इसका मेनली और कोई रीज़न नहीं है आपका। क्वालिटी थोड़ा सा इसका बढ़िया है, इसीलिए जो है ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि जो वाटर ट्यूब के जो बॉयलर होते हैं ना, इसको ज़्यादातर हम लोग प्रीफर कर मतलब कैसे करते हैं। तो वाटर ट्यूब बॉयलर, देखो मैंने इससे भी बॉयलर से रिलेटेड क्वेश्चन बताया हुआ था, अगर ये सीरीज आप देखे होंगे। ये हाई प्रेशर और हाई आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं ना। एक मैंने बताया था आपको फायर ट्यूब बॉयलर, और एक हमने बताया था वाटर ट्यूब बॉयलर। दोनों का एग्जाम्पल भी लिखवाया था ना सीरीज में, आप देखे होगे तो सही है, नोट बनाए होगे तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है। इसमें जो होता है आपका प्रेशर क्या होता है आपका, इसमें जो प्रेशर होता है वो आपका कम से कम होता है, जो आपका कितना होता है 25 बार। और इसमें जो होता है वो आपका प्रेशर ज़्यादा होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये होता है लगभग 250 बार इसमें प्रेशर होता है। ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी इसका याद रखिएगा 90% होता है वाटर ट्यूब के, और फायर ट्यूब का लगभग होता है आपका 75% होता है। ठीक है, तो मेनली ये याद रखिएगा। बाकी वाटर ट्यूब का मैंने बता दिया कि प्रेशर हाई प्रेशर के लिए यूज होता है ना, और आउटपुट भी इनका क्या होता है, हाई होता है। तो बस यही रीज़न है इनका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है नॉट ए हाई प्रेशर बॉयलर, कौन जो है हाई प्रेशर बॉयलर नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि फायर ट्यूब जो बॉयलर होते हैं और वाटर ट्यूब जो बॉयलर होते हैं, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर हुआ और आपका एक हुआ आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर में जो है प्रेशर क्या होता है आपका, कम होता है ना, 25 बार होता है, यानी कम होता है प्रेशर। और इसमें कितना आपका 250 बार होता है, इसलिए यानी यहाँ का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे इजिली आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। जो फायर ट्यूब के बॉयलर होते हैं आपके, कॉर्निस बॉयलर होता है आपका, फिर कॉकरन बॉयलर होता है, फिर आपका लोकोमोटिव बॉयलर होता है आपका। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, लोकोमोटिव बॉयलर हुआ, फिर आपका लैक्लांसियर बॉयलर हुआ, और उसके बाद स्कॉटिश मारीन बॉयलर हुआ आपका। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर मीन्स ये लो प्रेशर बॉयलर है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके एक तरीके से लो प्रेशर बॉयलर है। और वाटर ट्यूब जो होता है हाई प्रेशर बॉयलर है। तो इसमें जो होता है लगभग इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्ट्रीलिंग बॉयलर होता है, फिर आपका बैककॉक एंड विलकॉक्स होता है आपका, फिर आपका एरो बॉयलर होता है इसमें। ठीक है, एरो बॉयलर होता है, फिर ला माउंट बॉयलर होता है आपका। ठीक है, वेलॉक्स बॉयलर होता है आपका, फिर लियोफ्लेयर बॉयलर होता है आपका। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आपका देखो क्वेश्चन एक तो इन्होंने प्रेशर के हिसाब से पूछ लिया आपको, दूसरा आपका ये कौन सा वाटर ट्यूब है, कौन सा फायर ट्यूब है, इस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट होगा वो लैक्लांसे वायर होगा। ठीक है, क्योंकि लैक्लांसे जो वायर होता है ये आपका, ये आप देख रहे हो ना लैक्लांसे वायर, ये आपका लो प्रेशर वायर है। ठीक है, ये लैक्लांसे वायर लिखा हुआ है, ये आपका लो प्रेशर वायर है। बाकी लॉमेंस, वेलकॉक्स और लोपर ये सब क्या है, हाई प्रेशर बॉयलर है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, अगर क्वेश्चन यहाँ बॉयलर से क्वेश्चन उठ के आएगा तो इसकी गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% श्योर है कि मिलेगा। अगर बॉयलर से क्वेश्चन उठा तो श्योर है कि यहाँ से या तो प्रेशर से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड कंफर्म है कि क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, अगर बॉयलर से क्वेश्चन बना तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो वाइंड एनर्जी से है, और जैसा कि आपका पता है कि नॉन कन्वेक्शन जितने भी एनर्जी ऑफ सोर्स हैं वहाँ से भी, चाहे यूपीपीसीएल हो चाहे यूपी आर्मिनल हो, हर जगह से क्वेश्चन आपका बन ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा रूपांतरण का लाभ नहीं है आपका।
ठीक है, तो वाइंड एनर्जी जो पावर प्लांट है उसका कौन से यहाँ पे मतलब एक तरीके से लाभ नहीं है। तो जो पवन ऊर्जा है ना, देखो ये पवन ऊर्जा या फिर पवन शक्ति ये जो है बिजली बनाने के लिए हम पवन टरबाइनों का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो हवा का वेग होता है ना, उस पे सारा इसका जो पावर होता है वो डिपेंड करता है। तो देखो पवन ऊर्जा के जो लाभ होते हैं वो काफ़ी हैं। एक तो ये रिन्यूएबल है और या असीमित जो है नवीकरण ऊर्जा का संसाधन है आपका। इसकी थोड़ा-सा कॉस्ट वोस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि पवन ऊर्जा जब होता है इसमें जीवाश्म ईंधन के बजाय जो है इस टाइप की अगर पवन ऊर्जा का मतलब आप यूज़ कर रहे हो ना तो कार्बन के उत्सर्जन ये सब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पॉल्यूशन ये सब थोड़ा-सा कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो एडवांटेज तो इसके बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें ना तो 2 से 3 ही इसके डिसएडवांटेज हैं। एक तो इसके जो मतलब पवन ऊर्जा जो है इसकी जो बिजली जो बनता है इसमें जो उत्पन्न होती है तो ये हवा की गति पे और इसकी दिशा पे निर्भर करता है ना। इसलिए हवा की गति और दिशा पे निर्भर करने के साथ-साथ क्या होता है पवन टरबाइन जो है पक्षियों का जितने भी आवास है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाने के लिए काफ़ी मतलब एक तरीके से रीज़न होगा। क्योंकि मान लो अगर किसी पक्षी का अगर मान लो जहाँ पे आप सोलर ये वाइंड पावर प्लांट आप इंस्टॉल कर रहे हो, मान लो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हवा का मतलब वेग हो जाता है ना, वहाँ पे जो भी पक्षी है मान लो उनका घर हो रहा है तो भाई उतना कैपेबल होगा नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा हवा होती है ना तो उनका जो घोंसला बोलते हैं उसे, वो आपका वहाँ से डैमेज हो जाएगा, गिर सकता है आपका। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा तो महँगा होता है यार, दूसरा ये कॉस्ट थोड़ा-सा इसका महँगा आता है, ठीक है? कॉस्ट भी थोड़ा-सा इसका महँगा आता है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप हर जगह पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हवा की जो गति है और जो दिशा है ना वो आपका निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं है। तो ये मेनली 3 ही डिसएडवांटेज है आपका, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन आपका इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। ये मेनली 3 ही डिसएडवांटेज हैं आपके अभी फिलहाल जो पवन ऊर्जा है आपका। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका दिया है कि जो एमएचडी जो जनरेटर होता है इसको हम व्यावसायिक या कमर्शियल रूप से हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो एमएचडी जनरेटर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आने वाले टाइम में, तो इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। एमएचडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक पावर जनरेशन या फिर पावर जनरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। पावर जनरेशन ये क्या करता है ना कि ये डायरेक्टली जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, उसको डायरेक्टली क्या करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है आपका, ठीक है। हीट की एनर्जी को डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है आपका कन्वर्ट कर देता है, बिना किसी जो है क्या बोलते हैं, बिना किसी इंटरमीडिएट मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है। मतलब और बिना मतलब कोई मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपकी। तो ये चीज़ है। और एमएचडी जो जनरेटर होता है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है शायद, ये फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इंडक्शन पे काम करता है आपका। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन पे ये आपका काम करता है। सिंपल वही है आपका, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को मूव करा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ जो फ्लक्स का होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक होगा ना, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे जो कंडक्टर होते हैं ना वो लिक्विड के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं बस। तो बस यही इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो देखो वैचारिक रूप से ऐसे जनरेटर जो होते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं आपका, तो ये चीज़ सही है आपका। और इसमें डक्ट के कोई सीमा के आकार मतलब इसकी जो साइज होती है ना डक्ट की, वो आपका कोई फिक्स नहीं है। इसमें अभी देखो इंडिया में 1 किलोवाट आवर तक इसकी शायद कैपेसिटी है, और 5 किलोवाट शायद पता नहीं इटली का या जापान का शायद सबसे मैक्सिमम है अभी। तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पे जो ये वाला चौथा जो ऑप्शन होगा ये आपका सही नहीं है, ठीक है। पर्याप्त कार्यशील द्रव तापमान प्रदान करने के लिए जो विशेष ईंधन जैसे गैस और वायु के पूर्वतापन की आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ आपका ये मतलब एडवांटेज इसका एक तरीके से नहीं है। तो इसको देख लीजिएगा। एमएसडी जनरेटर से जो पावर जो जनरेट होता है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे आपको जो है
एक तरीके से डायरेक्टली इनवर्सली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो पावर होता है, पावर का फार्मूला इस तरीके से होता है आपका, और यहीं से जो आपका रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो यहाँ पे जो है यू, ये जो यू है ना, ये आपका फ्लड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो बी है ना, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो डेल है, ये आपका कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिंग फ्लड। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिंग फ्लड। और जो डी है ना, ये आपका डेंसिटी होता है फ्लड का। डी जो होता है आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लड। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एमएचटी जनरेटर में जो पावर जो जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इन्वर्सली डायरेक्शनली इस तरीके से रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो पावर जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। और फ्लड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिंग फ्लड के डायरेक्टली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ फ्लड, फ्लड की डेंसिटी के इनवर्सली होता है ना। और हालांकि वेलोसिटी का देख लो और कंडक्टिविटी का देख लो तो ये सब इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो और यहाँ से ठीक है, तो बाकी आपका यही है, ये पावर, ये जो इक्वेशन मैंने दिया हुआ है इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया गया है कि एन एम्पलीफायर हैज ए वोल्टेज गेन। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको ऐड किया हुआ है। तो इजीली आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने तीनों ऐड किया ताकि आपको वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन कैसे निकालना ये आपको पता चल जाए। तो एन एम्पलीफायर हैज ए वोल्टेज गेन, करंट गेन, आप ये वोल्टेज गेन 10 है और आपका करंट गेन 100 है। तो आगे जो है यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज गेन, करंट और पावर गेन जो है वो डेसिबल में कितना होगा वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो वोल्टेज गेन होता है आपका, जो वोल्टेज गेन होता है अगर हम डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है आपका 20 log x होता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग करेंट गेन की बात करते हैं तो करेंट गेन को अगर डीबी में रिप्रेजेंट करना है तो ये भी होता है आपका 20 log x होता है, ये फार्मूला है याद रखिएगा। और पावर गेन को रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग, पावर गेन को अगर डीबी में रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम लोग 10 log x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज गेन आपका कितना दिया गया है, 10 दिया गया ना, तो आप पहले वाले को लेके चलते हैं हम लोग। वोल्टेज गेन को अगर 10 दिया है तो यहाँ पे आपका क्या रखना होता है, 20 log 10 दिया है ना, तो आप यहाँ पे इजिली 10 रख लो। ठीक है, अब देखो 10 के पावर कितना है आपका, 10 के पावर 1 है। अब 1 का गुणा जो होता है वो आपका 20 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये 20 dB हो जाएगा। तो वोल्टेज गेन का आंसर आएगा आपका 20 dB। इसी तरीके से जो है करंट गेन अगर हमें पता करना है तो करंट गेन कितना है आपका 100 दिया है ना, तो आपका 20 रख लो और करंट गेन कितना है आपका 100 है, तो log 100 रख लो। अब 100 को हम नॉर्मली हम स्क्वायर के फॉर्म में अगर चेंज करते हैं 100 को तो ये कितना होगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर होता है ना वो 20 से गुणा हो जाता है आपका, तो ये कितना होगा 20 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 40 dB आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 40 dB। और इसी तरीके से अगर हम पावर गेन की बात करें तो पावर गेन निकालने के लिए हमारे पास ये 10 होगा और log पावर गेन निकालने के लिए यहाँ पे देखो वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों का गुणा कर देंगे। तो करंट गेन कितना है आपके पास 10 है और वोल्टेज गेन कितना है आपके पास 100 है ना। अब इसी को स्क्वायर के फॉर्म में बदल लो तो 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ना इसका गुणा हम लोग किस में करेंगे, इस वाले में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 3।
तो कितना हो जाएगा आपका 30 डीबी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो फ्रेंड है आपका जो आंसर बनेगा वो आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है। 20 डीबी आपका है वोल्टेज गेन होगा, 40 आपका जो है वो आपका करेंट गेन होगा, और जो 30 डीबी है वो आपका पावर गेन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, आपके किसी भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन उसे आपको सेपरेटली करके पूछेगा, ठीक है। वोल्टेज गेन पूछ लेगा, या फिर करेंट गेन पूछ लेगा, या फिर पावर गेन पूछ लेगा, या फिर तीनों पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज इक्वलाइजर रिंग। कौन सी यहाँ पे मशीन जो है वो आपका इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं किया जाता है। तो इक्वलाइजर रिंग जो होता है ना, एक तरीके का लो रेजिस्टेंस का कंडक्टर होता है, जो आपका इक्को पोटेंशियल जो पॉइंट होता है ना आर्मेचर वाइंडिंग में, जो डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग होता है, तो इक्को पोटेंशियल पॉइंट पे जो हम लोग इसी इक्वलाइजर रिंग को कनेक्ट करते हैं, जो इसके वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट होती है ना, जो एक्स्ट्रा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेनली जो होता है आपका ये लैप वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होते हैं ना वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से करंट काफी ज्यादा होगा। तो करंट जब ज्यादा होगा तो सर्कुलेटिंग करंट भी ज्यादा चांसेस होगा आपका फ्लो होने का, ठीक है। तो इक्वलाइजर रिंग मेनली यूज होता है आपका लैप वाइंडिंग में यूज किया जाता है, और ये एक तरीके से अवॉइड करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलेटिंग करंट को, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे वहां पे यूज करेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होता है उसमें हम लोग इसका यूज नहीं करते। तो पूछा है कि कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो लैप वाउंड है, ये लैप वाउंड है, तो यहाँ पे तो हम यूज करेंगे इन दोनों में। अब हमारे पास आंसर जो है वो आपका पहला होगा या तो तीसरा होगा। तो देखो वेव बाउंड में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है आपका 2 होता है, इसमें भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। लैप बाउंड में तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, तो काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखो वेव बाउंड में सबसे कम पैरेलल पाथ किसका होगा, तीसरे वाले का। देखो 4 पोल दिया है और सिंप्लेक्स दिया है, यहाँ पे देखो 4 पोल है लेकिन डुप्लेक्स दिया है, यानी टोटल यहाँ पे डुप्लेक्स का मतलब 2 × m हुआ, ठीक है। वेव बाउंड में आपका 2 जो है पैरेलल पाथ होते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ हो जाएगा। रिजल्टेंट यहाँ पे आपका जो 4 पैरेलल पाथ हो जाएगा। और इसी तरीके से तीसरे वाले में कितना है, सिंप्लेक्स है, तो सिंप्लेक्स का मतलब 1 × m होता है, और यहाँ पे 2 पैरेलल पाथ है, तो 2 × 1 यानी यहाँ पे 2 पैरेलल पाथ हो जाएगा। तो आप इजीली बता सकते हो कि तीसरे वाले ऑप्शन में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो आपके काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जो है इक्वलाइजर रिंग की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट के चांसेस काफ़ी कम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा यार कि सर्कुलेटिंग करंट जो होता है एक लो रेजिस्टेंट कंडक्टर होता है, जो किसी भी आर्मेचर वाइंडिंग में जो इक्वल पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए इसको का हम यूज़ करते हैं, और ये मेनली लैप वाइंडिंग के लिए यूज़ होता है आपका, ठीक है। और आपका तो बस यही है, लैप वाइंडिंग के लिए यूज़ होता है, और सर्कुलेटिंग करंट को जो अनइक्वल जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है ना उसी को बैलेंस करने के लिए मेनली हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम सेम टाइम पे, ठीक है। और साइट पे आप लोग विजिट करते रहिएगा, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, तो वहाँ पे भी जो है देख के अपना बेनिफिट उठाते रहिएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।